जंगली जानवर लोगों को चीर फाड़ कर खा रहे हों, आपदाओं से धरती छलनी हो रही हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में गांव खाली हो रहे हों, गर्भवती महिलाएं अस्पताल के रास्ते में दम तोड़ रही हों, बेरोजगार युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हों, नौकरी की परीक्षा वाले पेपर लीक हो रहे हों, सत्ताधारियों और पुलिस की सह पर छोटे छोटे बच्चों तक को सूखे नशे के नरक में धकेला जा रहा हो। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए बस एक मंत्र आपको बोलना है। मंत्र इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। थोड़ी सी बात जी राम जी की भी कर लेंगे कि नाम बदलने की आड़ में किस तरह ग्रामीणों को 2 पैसे दिलाने वाली मनरेगा को तबाह कर दिया गया है और गांव में आपके बंजर खेतों पर कब्जा करने के लिए किस तरह से चुपके से शिगुफा छोड़ दिया गया है। इन सभी मसलों पर इस वीडियो में बात होगी। आप जानते ही हैं कि मेहनत ज्यादा और देखने वाले कम मिलने के कारण इस चैनल पर अब हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 वीडियो ही बना पा रहा हूं। संभव हो तो मेरे वीडियो अंत तक देखकर सहयोग कीजिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी के साप्ताहिक कार्यक्रम खबर बात में आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। बिना संसाधनों के और घोर आर्थिक संकट के बावजूद यह चैनल चलाया जा रहा है ताकि सरकार परस्त पत्रकारिता के इस दौर में थोड़ी सी सच्चाई आप तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगातार छलनी हो रहे उत्तराखंड में विकास के नाम पर धरती और जंगलों को तहस नहस करने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तरकाशी में हजारों देवदार के पेड़ काटे जा रहे हैं और दूसरी जगहों पर भी, लेकिन हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जगह इस मामले को संसद में उठाती हैं छत्तीसगढ़ की एक सांसद रंजीत रंजन। हमारे वाले संसद में क्या करते हैं, इस पर बात करने से पहले हम रंजीत रंजन द्वारा उत्तराखंड की चिंताओं को लेकर संसद में दिया गया भाषण सुन लेते हैं। चाहे हसदेव हो, चाहे उत्तराखंड हो, गंगोत्री, इसी सदन में आश्वासन दिया गया था पिछले से पिछले सदन में सारे मंत्रियों ने, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे पर्यावरण मंत्री हो, उन्होंने कहा था कि हम देवदार के वृक्षों को नहीं काटने देंगे। आज वहां से जो रिपोर्ट आ रही है कि जो इको सेंसिटिव जोन भागीरथी के गंगोत्री का है, वहां से 6000 पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी गई है। वहां के लोग पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, जो कल की रिपोर्ट है 6 और 7 तारीख दिसंबर को, ताकि उन पेड़ों को बचाया जा सके। अभी महोदय वही क्षेत्र है जहां अगस्त में धराली की भीषण आपदा हुई थी और लगभग 150 लोग के शव अभी भी 40 फीट मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है। सोचने वाली बात है कि यदि उच्च हिमालय में 4 धाम ऑल वेदर के नाम पर अंधाधुंध चौड़ीकरण कर इतनी भारी तादाद में आप पेड़ और पहाड़ काटे जाएंगे तो निश्चित ही भूसंकलन बढ़ेगा। देवदार संस्कृत का शब्द है, अर्थात देव वृक्ष, डिवाइन ट्री। ये पूजनीय है। यहाँ पे साधु संत इसके नीचे बैठ के तपस्या करते हैं। यही नहीं, ये हिमालय में पावन आध्यात्मिक वातावरण का भी निर्माण करता है। ये जो गंगा के जल को, जो हम कहते हैं ना कि विशेष है गंगा का जल, उसमें जो बैक्टीरिया फास आते हैं वो देवदार के वृक्षों से जो रिस कर जो तत्व आते हैं उसके कारण ही बैक्टीरिया फास होता है। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा अध्यक्ष जी कि पिछले वर्ष से इस योजना पर काम चल रहा है। तब सड़क मंत्री, पर्यावरण मंत्री, जो मैंने कहा कि सदन में आश्वासन दिया कि पेड़ नहीं कटने देंगे, लेकिन तो धरातल में विपरीत हो रहा है। कई समाज सेवी, कई पर्यावरण प्रेमी, इवन आप ही के मुरली मनोहर जोशी जी, डॉक्टर कंस सिंह जी, कई लोग लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दी है कि यहाँ जो इको सेंसिटिव जोन है, एक ही जोन है जो गंगा का जो निश्चल जल है वहां पे बहता है, उसको बचाया जा सके। लेकिन आप यहाँ कुछ बोलकर जा रहे हैं और वहां पे जाके आप विकास के नाम पर तबाही का काम कर रहे हैं। मैं लगातार देख रहे हैं कि हिमालय में चौड़ीकरण लगातार असफल हो रहा है। अध्यक्ष जी, ये
बहुत सोचनीय बात है कि लगातार हिमालय में चौड़ीकरण असफल हो रहा है। सेना और यानी यात्री भू संकलन आपदाओं के नीचे आ रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि भाई सेना के लिए जरूरत है और सेना का रास्ता ही कई कई महीनों तक भूस्खलन के कारण बंद रहता है, तो ये किसके कारण, किसकी शय पर इस तरह का विकास आप कर रहे हैं? समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की ये सांसद उत्तराखंड की तबाही को लेकर कितनी चिंतित हैं। लेकिन हमारे वाले भी चुप नहीं बैठे हैं। हमारे वाले अजय भट्ट ने संसद में साबित कर दिया है कि वे आर्यभट्ट के पक्के वाले वंशज हैं और आर्यभट्ट जितने ही विद्वान भी हैं। आपको याद होगा एक बार संसद में उन्होंने कहा था कि नदी के किनारों पर जो गोल वाले पत्थर मिलते हैं, जिन्हें हम गंगलोड़ा कहते हैं, उन गंगलोड़ों को घिसकर गर्भवती महिलाओं को पानी के साथ पिलाया जाए तो सिजेरियन की जरूरत नहीं पड़ती। अब उन्होंने एक और विद्वता भरा भाषण संसद में दिया है और साफ कर दिया है कि वे आर्यभट्ट से 21 हैं, 19 नहीं हैं। उनके इसी भाषण में छिपा है वो मंत्र जिसकी मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बात की थी, यानी कि हर समस्याओं का निदान इसी मंत्र में छिपा हुआ है। पहले आप उनका मंत्र सुन लीजिए। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? इसे हम उत्तराखंड का दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, जब पूरा पहाड़ बर्बादी की कगार पर खड़ा है। जंगली जानवरों के हमलों से लोग हलकान हैं, धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, स्कूलों में टीचर और अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में गर्भवती बेटियों की असमय मौत हो रही है, पलायन लगातार तेज होता जा रहा है, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा साल दर साल बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में हमारे प्रतिनिधि इन समस्याओं को उठाने के बजाय संसद में मस्खरी कर रहे हैं। संसद की कार्रवाई चलाने में हमारे टैक्स का मोटा पैसा खर्च होता है। हमारे पैसे को इस तरह से मस्खरी में बर्बाद किया जा रहा है। बीजेपी वालों को लगता है कि राम का नाम आते ही उनके सब गुनाह माफ हो जाएंगे। चाहे अजय भट्ट की संसद में की गई राम के नाम पर मस्खरी हो या फिर राम के नाम पर एक जन कल्याण की योजना का राम नाम सत्य कर देना हो। मैं मनरेगा की बात कर रहा हूं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। आपको याद होगा संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी हिकारत के साथ कांग्रेस को कहा था कि तुम्हारे इस गड्ढे को मैं भर नहीं रहा हूं, मतलब जारी रख रहा हूं। योजना तो जारी रखी गई लेकिन धीरे धीरे बजट में कटौती शुरू कर दी गई। इसके बावजूद कोविड लॉकडाउन के दौर में जब सब कुछ बंद था तो कृषि और मनरेगा ने करोड़ों लोगों को भूखे रहने से बचा लिया था। अब राम जी के नाम पर इस योजना का राम नाम सत्य कर दिया गया है। मजेदार बात यह है कि लोगों का ध्यान योजना की बर्बादी पर न चला जाए, इसलिए जानबूझकर नाम बदलने का विवाद खड़ा कर दिया गया। मनरेगा का नाम अब होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ब्रैकेट में ग्रामीण। मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि योजना के नाम में हिंदी और अंग्रेजी का ये घालमेल क्यों हुआ। दरअसल नाम कुछ ऐसा होना चाहिए था जो इस सरकार के तमाम करतूतों और हरकतों पर पर्दा डाल दे। ऐसा नाम राम के अलावा और क्या हो सकता है बीजेपी के लिए। इसलिए योजना के नाम में हिंदी और अंग्रेजी का ये कॉकटेल किया गया ताकि योजना के शॉर्ट नाम में हर हाल में राम आ जाए। और इस तरह से योजना का संक्षिप्त नाम हुआ VBG राम जी, महात्मा गांधी गायब। राम के पीछे छिपना बीजेपी की पुरानी आदत है। इस चक्कर में वे राम के नाम को खूब बदनाम करते रहते हैं। इस करतूत में सारा का सारा फोकस नाम बदलने पर चला गया और योजना का जो राम नाम सत्य किया गया उस पर गोदी मीडिया ने ध्यान ही नहीं जाने दिया लोगों का। यही उनकी रणनीति भी थी।
दरअसल मनरेगा में हुए इस संशोधन के बाद अब इस योजना का कोई लाभ लोगों को मिल पाएगा, इसकी उम्मीद नहीं रखी जानी चाहिए। पहले इस योजना में 90% सहयोग केंद्र का था और 10% राज्यों का। अब राज्यों पर 40% हिस्सेदारी थोप दी गई है और केंद्र सरकार देगी 60%। सवाल यह है कि राज्य सरकारें इतना पैसा देंगी कहां से? केंद्र सरकार जीएसटी में राज्यों का हिस्सा तो समय पर देती नहीं, ऊपर से जी राम जी में रोजगार गारंटी 100 दिन के बजाय 125 दिन कर दी गई है। लग ऐसा रहा है कि जैसे अब तक सरकार हर कार्ड धारक को पूरे 100 दिन एक साल में रोजगार देती थी, लेकिन सच्चाई ये है कि वर्ष 2024-25 में मनरेगा कार्ड धारकों को औसतन 42 दिन ही रोजगार मिल पाया। गारंटी के 25 दिन बढ़ाने का प्रावधान लोगों के रोजगार के दिन बढ़ाने की नीयत से नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि राज्यों पर ज्यादा भार पड़े और वे इस योजना से हाथ खींच लें। अफसोस यह है कि यह बिल सरकार ने विपक्ष के प्रदर्शन के बीच पारित करवा दिया। विपक्ष बहुमत के बल पर इस बिल को नहीं रोक सकता था, लिहाजा उसने धरने किए, प्रदर्शन किए, इससे ज्यादा शायद वो कर भी नहीं सकते थे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी कई बार ऐसा बर्ताव कर चुकी हैं जो बताता है कि वे अपने संवैधानिक पद के बजाय अपनी पार्टी को प्रमुखता देती हैं। हाल ही में वे बीजेपी के नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष कहा जा रहा है, उनसे मिलने दिल्ली गई। अध्यक्ष जी नितिन नवीन से उन्होंने पार्टी के ऑफिस में मुलाकात की और खुद ही फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। संवैधानिक पदों की क्या प्रतिष्ठा और क्या गरिमा होती है, ये तो बीजेपी बहुत पहले छोड़ चुकी थी। फिलहाल इस मुलाकात को राजनीतिक हलकों में कई तरह से देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे मुख्यमंत्री बदलने की कवायद से जोड़कर देख रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, कहा नहीं जा सकता। अब मैं स्क्रीन पर आपको कुछ फोटो दिखा रहा हूं। सुना है कि बीजेपी ने ये एआई जनरेटेड फोटो अपने सोशल मीडिया पेज पर जारी किए हैं। सुना है इसलिए बोल रहा हूं कि मैं इनके सोशल मीडिया पेज पर नहीं जा पाता। दुनिया के इस सबसे बड़े राजनीतिक दल ने मुझ जैसे अदने आदमी को अपने सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया हुआ है। कारण यह है कि मैं इन्हें आईना दिखाता रहता था और इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आईने में अपना चेहरा देख सके। बहरहाल इस तरह के फोटो कितने जायज हैं, कितने नहीं, आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या आपको पता है आपके जो खेत गांव में बंजर पड़े हुए हैं वे खतरे में हैं। लगता है उनको आपसे छीनने का प्रयास शुरू हो गया है। इस तरह के मामलों में बीजेपी चुपके से एक शिगुफा छोड़ती है, फिर देखती है कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या आ रही है। क्योंकि लोगों की समझ में कुछ आता नहीं, प्रतिक्रिया कुछ होती नहीं और मामला आगे बढ़ जाता है। आपके खेत छीनने का प्रयास भी शुरू हो चुका है। मेरे पीछे स्क्रीन पर आपको जो चिट्ठी नजर आ रही है वह बीजेपी के एक विधायक महंत दिलीप रावत ने लिखी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। इस चिट्ठी में जंगली जानवरों के हमले से लोगों को बचाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों को आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि सुझाव तो बहुत अच्छे दिए हैं विधायक जी ने। मसलन जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जाएं, मनरेगा के तहत गांवों के आसपास की झाड़ियां काटी जाएं, प्रभावित परिवार के एक व्यक्ति को वन विभाग नौकरी दे आदि। लेकिन इस चिट्ठी में छठा पॉइंट बड़ी चालाकी के साथ जोड़ा गया है। इसी में वो सब छिपा है जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। लिखा है छठा पॉइंट, महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में जिस व्यक्ति की जमीन बंजर पाई जाती है उस पर टैक्स लगाया जाए और जो व्यक्ति खेती कर रहा है उसे सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाए। अच्छा तो है, जो खेती कर रहा है उसे पैसा दिया जाए, जो नहीं कर रहा है उससे टैक्स लिया जाए। लेकिन वास्तव में इसके भीतर एक कुटिल चाल छिपी हुई है। मान लो कि गांव में मेरा एक खेत बंजर पड़ा हुआ है, सरकार उस पर टैक्स लगाएगी। मैं बाहर हूं, टैक्स नहीं भर पा रहा हूं, तो सरकार क्या करेगी?
उस खेत को वन विभाग के हवाले कर देगी। ऐसी एक योजना पहले से पाइपलाइन में है। यह सुझाव उसी योजना को लागू करने की दिशा में एक कदम है। आखिर ये विचार आया कहां से? दरअसल कांग्रेस से जुड़े डॉक्टर प्रेम बहुखंडी एक बात बार बार कहते हैं कि बंजर पड़े खेतों को मनरेगा के तहत आबाद करवाया जाए। इससे एक तो जंगली जानवरों का खतरा कम होगा और दूसरा, खेत आबाद रहेंगे, उनमें हल चलता रहेगा तो भूमिगत जल स्रोत रिचार्ज होंगे और हमारे धारों, नौलों और गाड़ गदेरों में पानी आएगा। विधायक जी के सुझाव में जो मनरेगा में झाड़ियां काटने और खेती आबाद करने वालों को प्रोत्साहन राशि देने की बात है, उसकी गर्भनाल इसी विचार से जुड़ी हुई है। और आगे जो टैक्स लगाने वाली बात है वह उनकी पार्टी की रणनीति है। इस पर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। वे देख रहे हैं कि लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए इस सुझाव का सभी को अपने अपने स्तर पर विरोध करना जरूरी है। बिहार के लोग उत्तराखंड के चुनाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं और किस तरह यहां की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण सामने आया है। एक हैं प्रभात कुमार, मूल रूप से बिहार के हैं और उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा सोशल मीडिया के सह प्रभारी हैं। इनके पास दो वोटर कार्ड हैं, एक देहरादून का, एक बिहार का। दोनों कार्ड सक्रिय हैं। देहरादून के सभी चुनाव में वोट डालते रहे हैं और इस बार बिहार विधानसभा में भी वोट डालकर आए हैं। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक लुसुन टोडरिया ने इस मामले की शिकायत राज्य निर्वाचन अधिकारी को की थी। अब यह शिकायत जांच के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि जिला अधिकारी को भेज दी गई है। देखते हैं क्या निकलता है। एक व्यक्ति जो आपका पूरा ये जो डिटेल आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए दोस्तों, डिटेल भी यहाँ पे लुसुन टोडरिया जी अपने साथ लेकर आए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। 2019 में वोटेड इन उत्तराखंड में इन्होंने वोट किया लोकसभा चुनाव में, 2022 में विधानसभा चुनाव में वोट किया उत्तराखंड में, फिर 2024 में फिर लोकसभा चुनाव में वोट किया और 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव में वोट किया। एक साल के भीतर ही आपने दूसरी जगह वोट कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा गोलमाल है। जब सबसे बड़ा जो ये क्राइम है कि किसी व्यक्ति का 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो सकता। अगर इन्होंने बिहार में वोट दिया है तो इन्होंने फॉर्म में यह भरा होगा बिहार में कि मेरा कहीं और वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, किसी और राज्य की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, परंतु तो इन्होंने उत्तराखंड में वोट कैसे दिया? सोचने वाला विषय, ये सोचने वाला नहीं है, बड़ा दुख का विषय है। आज हमने इसी वजह से हमने देखा ऋषिकेश के चुनाव में मास्टर जी के साथ क्या हुआ। जब पासवान जो किसी और राज्य का एससी, उत्तराखंड के राज्य में एससी कोटे से चुनाव लड़ रहा है और पूरे फर्जीवाड़ा हुआ उस चुनाव में भी। हमने ये देखा कि कैसे फर्जी वोट पड़े हैं और आज स्थिति ये है कि प्रभात कुमार, मैंने फिर से यही कह रहा हूं कि प्रभात कुमार वाला मुद्दा तो चलो ये है कि इन्होंने सोशल मीडिया में डाला। ऐसे लाखों लोग हैं जो सोशल मीडिया में नहीं हैं, वो सिर्फ वोट डालने उत्तराखंड में आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में हो सकता है, कमेंट के रूप में हो सकता है, वीडियो को शेयर करने के रूप में हो सकता है या फिर आर्थिक सहयोग के रूप में भी हो सकता है। हम जनता की बात करते हैं, किसी धरना सेठ या सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, न कभी फैलाएंगे। आप समझते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो हमें छोटा सा आर्थिक सहयोग अवश्य दीजिए। पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।